इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कूलाम्ब्स लॉ को समझा था और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम कूलाम्ब्स लॉ पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन भी करने वाले हैं। वो करने से पहले हम कूलाम्ब्स लॉ को एक बार और समझ लेते हैं। कूलाम्ब्स लॉ एक्चुअली में कहता है, कूलाम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो रेस्ट चार्जेस हैं और वो जो है चार्जेस वो पॉइंट शेप के हैं, सपोज फर्स्ट चार्ज Q1 है, सेकेंड चार्ज Q2 है, और जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो r डिस्टेंस है, पर दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, मतलब दोनों जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और साथ में प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है कि कांस्टेंट लगता है, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर हमने K को जो बोला था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसे हम कूलाम्ब्स फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, तो इसका कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस K की जो वैल्यू थी 1/4πε0 थी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ भी ले सकते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, या F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये है कूलाम्ब्स लॉ। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन है, चार्जेस 5.0 × 10⁻⁷ कूलाम्ब, -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम्ब and 1 × 10⁻⁷ कूलाम्ब are held fixed at the three corners A, B and C respectively of equilateral triangle। मतलब A पर ये वाला चार्ज है, B पर ये है, C पर इतना चार्ज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज C, मतलब जो चार्ज C है उस पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। हम सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें इसको C, ये A और ये B हो जाएगा। C पर जो चार्ज है वो है 1 × 10⁻⁷ कूलाम्ब है। A पर जो चार्ज है वो है 5 × 10⁻⁷ कूलाम्ब, और जो B पर चार्ज है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम्ब। अब आप इसका नेचर को समझिए। C पर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। A पर भी जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और ये पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन होगा, और रिपल्शन जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो A की वजह से जो फोर्स है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, और B की वजह से जो फोर्स लगेगा, B की वजह से जो फोर्स लगेगा, देखिए B जो है नेगेटिव चार्ज है और A जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो B की वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो B की तरफ लगने वाला, मतलब C B की डायरेक्शन में लगेगा B की वजह से फोर्स, और A C की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस A चार्ज की वजह से फोर्स। ठीक है, दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कहीं इसके बीच में आने वाला है, यहाँ पे ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, हमें इसी को फाइंड आउट करना है। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। ये पूरी की स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर इंटीरियर एंगल 60 हो जाएगा तो पूरा जो एंगल है ये 120 डिग्री का हो जाएगा। तो हमें कुछ तो पता चल चुका है इसमें कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, दोनों के बीच का जो फोर्स है वो, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक पे जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स निकाल लेते हैं, तो C पर लगने वाला होगा, ये C है। तो फोर्स एट C ड्यू टू A इज इक्वल टू F1, अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं। F1 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। Q1 की जो वैल्यू है 5 × 10⁻⁷, Q2 की जो वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ अपन में डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमें जो यूनिट रखनी है वो ऐसे यूनिट रखनी है, तो 5 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 5/100 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर होगा।
5 वन सा 500 की 20 हो जाएगा, तो ये 20 का जो स्क्वायर है वो पलट कर ऊपर चला जाएगा। 10 टू दी पावर 9 है, -7 है और -7 -7 -14 होगा, और ये 10 टू दी पावर 9 है, तो ये हो जाएगा 9 × 5 × 10 टू दी पावर -5, और ये जो अपन ने 1/20 था ये पलट के ऊपर जाएगा, तो ये 20 × 20। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.18 न्यूटन, ठीक, 0.18 न्यूटन। अब इसी तरीके से हम फोर्स ड्यू टू एट सी निकाला था हमने ड्यू टू ए, अब हम निकालेंगे फोर्स एट सी ड्यू टू बी। फोर्स एट सी ड्यू टू बी, बी की वजह से फोर्स क्या होगा, वही F2, फॉर्मूला वही लगने वाला है 1/4π0, उसके प्लेस में 9 × 10 टू दी पावर 9 रख देंगे। पहला वाला जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 2.5 × 10 टू दी पावर -7, 2.5 × 10 टू दी पावर -7, सेकंड है 10 टू दी पावर -7 अपॉन में डिस्टेंस 5/100 होल स्क्वायर, ठीक। एक बार मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो इन केस, 9 × 10 टू दी पावर 9 × 2.5 × 10 टू दी पावर -7 × 10 टू दी पावर -7 अपॉन में 5/100 होल स्क्वायर, ये लिख रखा हमने वहाँ पे। 5 वन सा 5, 20 टाइम्स चला जाएगा, 20 का स्क्वायर पलट के फिर ऊपर जाने वाला है, 10 टू दी पावर 9 -7 -14 हो जाएगा, तो ये होगा 9 × 2.5 × 10 टू दी पावर -5 × 20 × 20। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.09 न्यूटन। तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ चुकी है, ये F1 की वैल्यू आ चुकी है 0.18 न्यूटन, और F2 की वैल्यू आ चुकी है 0.09 न्यूटन। अब देखिए दो फोर्स हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाना होगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली R = F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा हो जाएगा। F1 की जो वैल्यू है वो है 0.18 होल स्क्वायर प्लस 0.9 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.18 इंटू 0.09 cos 120 डिग्री। cos 120 की जो वैल्यू होती है -½ होती है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो आंसर जो आएगा 0.16 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 0.16 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है रेड कलर से, जो रिजल्टेंट फोर्स बना रखा है वो 0.16 न्यूटन का होगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन भी निकालना चाहें तो डायरेक्शन निकालने के लिए रिजल्टेंट tan अल्फा = F2 sin थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। F2 की जो वैल्यू है 0.09 है sin 120 डिग्री अपॉन में 0.18 प्लस 0.09 cos 120 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अल्फा = 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल मैं बता रहा हूँ रेड कलर से, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। Two particles A and B having charges 8 × 10 to the power -6 coulomb and -2 × 10 to the power -6 coulomb respectively are held fixed with a separation of -20 centimeter. Where should a third charged particle be placed so that it does not experience a net electric force? इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस हैं A और B, A वाला ये चार्ज है और B वाला वो चार्ज है। इन दोनों से हमें, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है।
इन दोनों के पास एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखना है और इस तरह से रखना है कि उसे कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना हो, तो कहाँ पर रखना होगा उसे? उस चार्ज की वैल्यू नहीं पूछी गई, सिर्फ केवल ये पूछा गया है कि उसे कहाँ रखा जाए। तो एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं कि मानो कि ये एक चार्ज है A, ये चार्ज है अपने पास B, इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव नेचर है 8 × 10⁻⁻6 कूलम, और ये है -2 × 10⁻⁻6 कूलम। देखिए अगर हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रखा जाता है, देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपल करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर A और B के बीच में कहीं पर भी रख दिया जाए तो इस चार्ज के ऊपर हमेशा B की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम बीच में तो कहीं पर रख नहीं सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड रखने की कोशिश करते हैं। अब देखें लेफ्ट साइड में अगर रखेंगे, यहाँ पर कहीं पर रखते हैं तो A वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा। अब देखिए अगर मान लो A फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, B जो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। B छोटा चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज और A जो है वो बड़ा चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज, तो A ज़्यादा फोर्स लगाने वाला है क्योंकि पास में भी रखा हुआ है, और B जो है कम फोर्स लगाने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज भी और डिस्टेंस वाइज भी, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रख सकते। तो हम एक काम करते हैं, इस लोकेशन पे इसी लाइन में कहीं पर रख के देखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। अगर मान लो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब क्या होगा कि अब देखिए कि A वाला जो चार्ज यहाँ पर कोई प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो ये A चार्ज इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक। B चार्ज जो है इस C चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ये बड़ा चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज और दूर भी रखा हुआ है, तो इसका फोर्स वीक हो जाएगा। ये छोटा चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज और पास में भी रखा है, तो इसका फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसे है कि जब दोनों फोर्स इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो हमें ये करना है, सबसे पहले A की वजह से C पर चार्ज निकालेंगे, फिर B की वजह से C पर चार्ज निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो फोर्स एट C ड्यू टू A, F1 अपन कंसीडर कर लेते हैं उसे। F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। Q1 की वैल्यू इसको अपन प्लस Q मान रहे हैं, इसको 8 × 10⁻⁻6 × Q, और अब जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 20 + x। और देखिए ये जो डिस्टेंस है हमें हमेशा मीटर में रखनी होती है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी हम सेंटीमीटर में ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये अपन बाय 100 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो F1 फोर्स हो गया। सिमिलरली फोर्स एट C ड्यू टू B जो होगा वो F2 हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। Q1 का मैग्नीट्यूड रखना है 2 × 10⁻⁻6, Q2 का भी मैग्नीट्यूड रखना है दैट इज Q, और अपन में जो डिस्टेंस है x/100 क्योंकि मीटर में रखना है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एट C नेट फोर्स is equal to 0, that is F1 - F2 is equal to 0। इसका मतलब है F1 is equal to F2 हो गया है, ठीक है। F1 अगर F2 के इक्वल हो गया तो दोनों की वैल्यूज रख देते हैं। F1 की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0 8 × 10⁻⁻6 × Q अपन में 20 + x/100 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो F2 की वैल्यू 1/4πε0 2 × 10⁻⁻6 × Q अपन में x/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों इक्वल पुट हो चुके हैं, ये कैंसिल हो गया, C ये भी कैंसिल हो गया, Q से Q भी कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4x/100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 + x/100 होल स्क्वायर, ठीक है। वो साइड अपन स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, इधर इसका अंडर रूट हो जाएगा x/100 और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, इसका अंडर रूट हो जाएगा 2 + x/100। 100 से 100 अगेन कैंसिल, x पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो x = 20, और ये जो यूनिट हमने ली थी वो सेंटीमीटर ली थी, तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर।
मतलब कि बी चार्ज से 20 सेंटीमीटर दूर हमें कोई चार्ज रखना होगा जिसके ऊपर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब ए और बी की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको क्या करना। द इक्वल चार्जेस ई है 3 आएगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको फिर इसको ट्राई करेंगे। Three equal charges, each having a magnitude of 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, are placed at the three corners of a right angle triangle of side 3 cm, 4 cm, and 5 cm. Find force on the charge at right angle corner. इसका मतलब ये हुआ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, इसको ए बी सी नाम दे दिया है। ये हमारा कॉर्नर है जिस पे राइट एंगल बन रहा है, ये बी चार्ज हो गया। तीनों पर सेम चार्ज रखा हुआ है, दैट इज 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, 2 into 10 to the power minus 6 कूलम का। ठीक है, हमें पता करना है कि जो राइट एंगल पर चार्ज रखा हुआ है इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस की वजह से। अब समझिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और पोलैरिटी भी सेम है, तो इस पर लगेगा रिपल्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, पोलैरिटी में सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इस पर। ठीक है, इधर एक डाउनवर्ड फोर्स बना लेते हैं, उधर भी लगेगा 2 into 10 to the power minus 6 कूलम। ठीक है, ये बी वाला जो कॉर्नर है। अब इसकी वजह से हमें रिजल्टेंट फोर्स पता करना है, तो ये देखिए दोनों के पीछे जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि हाइपोटेनियस है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो फोर्स निकालना है वो बी पर निकालना है ड्यू टू ए, फिर उसके बाद बी पर निकालना है ड्यू टू सी, फिर इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 जो होगा वो ये वाला हो जाएगा और F2 इसकी वजह से हो जाएगा। तो F1 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। Q1 की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 6, 2 into 10 to the power minus 6 और अपन में R square। डिस्टेंस जो है वो है 3/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद F2 निकालते हैं। F2 is equal to है 1/4 pi epsilon naught 2 into 10 to the power minus 6 into 2 into 10 to the power minus 6 अपॉन में 4/100 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आने वाली है शायद 22.5 समथिंग आएगी और इसकी जो आएगी 40 न्यूटन समथिंग आने वाली है। ठीक, शायद ये 40 न्यूटन है और ये 22.5 न्यूटन है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना होगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन दोनों के लिए किस तरह से लगेगा, अगर R इज इक्वल्स टू, पहले भी देखा था हमने, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री है, cos 90 हो जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 22.5 होल स्क्वायर प्लस 40 होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर शायद 46.5 न्यूटन समथिंग कुछ आने वाला है। एक बार चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, मुझे ठीक से याद नहीं है इसका, लेकिन लगभग इतना ही कुछ आंसर आ रहा है इसका। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को।
A charge q is to be divided on two charges. What should be the value of the charge on the object so that the force between the object can be maximized? मतलब कि एक कोई चार्ज है जो है q, उसको दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड करा गया है, दो चार्जेस में डिवाइड करा गया है। उन दोनों चार्जेस के बीच में उन दोनों चार्जेस को किस तरह से डिवाइड किया जाए कि उनके बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमाइज हो सके, मैक्सिमम हो सके। तो सपोज ये कोई अपने पास चार्ज था q, इसको जब हम डिवाइड कराते हैं तो दो चार्जेस में डिवाइड हो जाता है। एक तो बचता है q, स्मॉल q हो जाएगा। अब अगर एक बार बताइए, अगर ये टोटल q था, इसमें से ये स्मॉल q पार्ट रिमूव हो जाता है तो बचेगा कितना, q माइनस q। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो q ऑब्जेक्ट जो है वो दो चार्जेस में डिवाइड हो चुका है, एक तो है स्मॉल q और एक ही कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, इस डिस्टेंस d को फिक्स किया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि किस तरह से इन चार्जेस को डिवाइड करा जाए कि इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। F इज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q1 की वैल्यू है Q माइनस Q, Q2 की वैल्यू है Q और अपन में डिस्टेंस मतलब d का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा का। उसके लिए हमें इस फोर्स को डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए, ये जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, d जो है डिस्टेंस भी कांस्टेंट कर दी गई है और ये जो कैपिटल Q है ये भी कांस्टेंट ही है क्योंकि जो टोटल चार्ज था वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो मतलब हमें जो डिफरेंशिएट करना है वो स्मॉल q के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल q के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यही चेंज हो सकता है क्योंकि यही चार्ज यहाँ से निकल के आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे कम होता चला जाएगा। तो हमें जो डिफरेंशिएट करना है फोर्स का वो q के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा QQ माइनस Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इस पूरे का d बाई डी क्यू। डिफरेंशिएशन हमें करना है इसका। ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो डिफरेंशिएशन से बाहर चली जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी क्यू ऑफ QQ माइनस dy बाई डी क्यू ऑफ Q स्क्वायर। देखिए, जो कैपिटल Q है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इस वाले डिफरेंशिएशन से वो भी बाहर चला जाएगा और इस डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 0। तो यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल। अब देखिए, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसका मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे 0 में तो ये सब कुछ 0 हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस 2Q। मतलब इसका जो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा Q माइनस 2Q। तो इस 2Q को जाकर लेफ्ट में ले आएंगे तो जाएगा 2Q इज इक्वल टू कैपिटल Q और स्मॉल q इज इक्वल टू Q बाई 2। मतलब इस चार्ज को हमें, ये जो स्मॉलर चार्ज है ये Q/2 और इसको भी Q/2 में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Two particles each having a mass of 5 coulomb and charge 1 into 10 to the power minus 7 coulomb stay in limiting equilibrium। ये limiting equilibrium जो 11th क्लास का टॉपिक है आपको याद होगा। मतलब कि बॉडी ना तो चल पा रही है ना ही रुकी हुई है, मतलब अगर थोड़ा सा ही फोर्स और बढ़ा दिया जाए तो बॉडी जस्ट मूव करने लग जाएगी। उस कंडीशन को हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर between them, the coefficient of friction between the each particle and the table is same, find the value of coefficient of friction। इसका मतलब बोला गया है कि देखिए, यहाँ पर अगर मान लो दो चार्जेस रखे हुए हैं इस टेबल पर, ये टेबल है, इस टेबल पर दो चार्जेस रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चार्ज की बात करते हैं। इस चार्ज के ऊपर रिपल्शन फोर्स लग रहा है F और ये इसको मूव करने से रोक रहा है फ्रिक्शन फोर्स F। ठीक है, ये वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और इस रिपल्शन का जो अपोज करने वाला फोर्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो उस कंडीशन में हमने बोला कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम या फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा F कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9। Q1 की जो वैल्यू होगी, दोनों चार्ज हैं 1 × 10 टू द पावर -7 कूलम्ब के,
एक और 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये 10/100 क्योंकि हमें मीटर में रखना और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल जो वैल्यू आएगी वो होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 14, 7 7 14 हो जाएगा और ये 9 है तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 और ये 0 से 0 कैंसिल, 10 का स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 जो होगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 0.009 न्यूटन। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो 0.009 न्यूटन लगा। अब हम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। आर जो होता है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, तो म्यू की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो mg के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg। मास हमें दे रखा है बॉल का दैट इज 5 ग्राम, हमें यहाँ पर किलोग्राम में रखना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 और g की जो वैल्यू है 9.8 रखनी है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 5 इंटू 9.8 49 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये होगा 0.049 मल्टीप्लाइड बाय म्यू। तो इतना ये न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। अब देखिए लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कैपिटल एफ और स्मॉल एफ आपस में दोनों क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे कैपिटल एफ की वैल्यू रख देंगे 0.009 और स्मॉल एफ की जो वैल्यू रख देंगे 0.049 म्यू। हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है तो म्यू इज इक्वल टू 0.009 डिवाइड बाय 0.049। जब इसको डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.18 समथिंग, डेसिमल में आएगा तो म्यू इज इक्वल टू फाइनल आंसर आ जाएगा 0.18। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं कूलम्ब्स लॉ पर। आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन घर पर ट्राई करने होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।